जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य द्वितीय, जो आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य द्वितीय का एग्जाम होने वाला है 27 दिसंबर 2024 को। ठीक है, जिसका पेपर कोड है HND 202। HND 201 का मैंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से क्लास कराया था, आप लोगों ने अटेंड किया सभी लोगों ने। देखिए पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मैं आपको देने वाला हूं। काफ़ी अच्छे तरीके से आज के इस क्लास को एनालिसिस किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन काफ़ी अच्छे से आज के इस क्लास को एनालिसिस कराने वाले हैं। ठीक है, 2023-24 सत्र का हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, फिर जो 2022-23 सत्र का क्वेश्चन पेपर है उसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार अच्छे से आप लोग अपना क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर है, हिंदी आपके सब्जेक्ट का नाम है और पेपर का नाम है हिंदी गद्य द्वितीय। HND 202 पेपर कोड का नाम है और 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, जनवरी 2025 आएगा तो 1 साल आपका पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो 2 सालों का क्वेश्चन पेपर है। 2022-23 का भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में दोस्तों करीब 7,000 बच्चों ने, 7,000 से भी ज़्यादा बच्चे थे जो पहला पेपर देखे थे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का। ठीक है, HND 201 का, उसमें से केवल 137 लोग सब्सक्राइब किए थे। तो आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, देखें आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से देखें। आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है और कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है, तो ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग, ताकि मैं फोर्थ सेमेस्टर में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। हैंड राइटिंग नोट्स दूंगा, बुक भी दूंगा, क्लासेस भी दूंगा, सॉल्वेंट मॉडल पेपर भी दूंगा, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका अपना ही चैनल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जूठन आत्मकथा है। तो दोस्तों जो जूठन आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, जो आपका जूठन है इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूछता है कि जूठन का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, और इसका दूसरा खंड कब प्रकाशन हुआ था जूठन का? तो जूठन का दूसरा खंड 2015 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जूठन आत्मकथा है किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम एकांकी दोस्तों एक घूंट को मानी जाती है। ठीक है सर जी, अगर हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है तो इसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अच्छा कब लिखा है? तो इसको 1929 में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने 1929 में एक घूंट को लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखें, कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित रचना है। पूछता है आपके एग्जाम में, कलम का सिपाही लिखा किसने है? तो अमृत राय की ये रचना है कलम का सिपाही। ठीक है, पूछता है कलम का सिपाही को अमृत राय ने लिखा था तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1962 में, 1962 में कलम का सिपाही का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसी रचना के लिए, कलम की सिपाही की रचना के लिए अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए ये सारे की पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है अमृत राय की ये कृति है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कब प्रकाशन इसका हुआ था? 1962 में। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, चलें ध्यान रखिएगा। और इसी रचना के लिए 1963 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, इनमें से व्यंग्यकार हैं तो हरिशंकर परसाई आपके व्यंग्यकार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, व्यंग्यकार हैं तो व्यंग्य का मतलब क्या होता है? तो व्यंग्य एक साहित्य की विधा होती है दोस्तों, इसमें उपहास होता है, मजाक होता है और आलोचना का भी प्रभाव रहता है व्यंग्य में। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है।
देखती हो यह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए, गोया यह हमारी ज़िंदगी है। ठीक है, इसमें फिर कभी सुबह नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह इसके काले काले समुद्र में डूब जाएगी। यह कथन किस एकांकी से है? तो यह आपका औरंगजेब की आखिरी रात कहानी से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है। देखिए, रोशन किस एकांकी का पात्र है? और रोशन लक्ष्मी के स्वागत का एकांकी का पात्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपके एग्जाम में पूछता है लक्ष्मी का स्वागत किसके द्वारा लिखा गया है या किसका एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और इस समय सर्दियों का मौसम, इसीलिए क्लास को रोक रोक कर पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज भी करेंगे आप लोग। देखें, ध्रुवसामनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ध्रुवसामनी नाटक में कुल आपके 3 अंक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, ध्रुवसामनी नाटक को लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, ध्रुवसामनी एक नाटक है और इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवसामनी है, रामगुप्त है, सकराज है, शिखर स्वामी है, खिंगिल है, मिहिर देव है और पुरोहित है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ध्रुवसामनी में जो स्त्री पात्र हैं, कौन? स्त्री। ठीक है, ध्रुवसामनी जो में स्त्री पात्र हैं, इनका पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली खुद ध्रुवसामनी हो गई। ठीक है, पहली खुद आपकी ध्रुवसामनी हो गई, ध्यान रखिएगा, इनको मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ध्रुवसामनी प्रमुख स्त्री पात्र हैं इसमें। और इसमें मंदाकिनी है। ठीक है, क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और तीसरी है कोमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा 100% कि ध्रुवसामनी नाटक में स्त्री पात्र कौन सी हैं। तो इन तीनों का नाम मैंने लिख दिया है, अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। बाकी मैंने जो उनका प्रमुख पात्रों के नाम बताए हैं उनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलें चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है? मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। उपर्युक्त कथन ध्रुवसामनी नाटक के किस पात्र का है? तो यह ध्रुवसामनी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है, इन्हीं का कथन है ये। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, ध्रुवसामनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है? तो देवी चंद्रगुप्त पर आधारित नाटक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 10 का। चलिए, प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवसामनी नाटक से संबंधित नहीं है? तो मैंने क्या बताया, रामगुप्त, मिहिर देव, शिखर स्वामी, ये सभी कौन है? ध्रुवसामनी नाटक के पात्र हैं, लेकिन अलका इसमें नहीं है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो मैंने जो भी ध्यान से जो भी बताया आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी बातें हैं। मैं पुरुष हूँ, नहीं मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुवसामनी नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इनमें से किस लेखक को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो जो आपके राहुल सांकृत्यायन हैं, इनको यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें जो आपके रामविलास शर्मा है दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये एक कहानीकार हैं। महादेवी वर्मा क्या हैं? एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली आत्मकथा है तो अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अच्छा, पूछेगा कि अर्धकथानक को लिखा किसने है? बनारसी दास जैन ने लिखा है। कब लिखा था? 1641 ईस्वी में। ठीक है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है अर्धकथानक। कब लिखा गया है? 1641 में। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 15 है आपका। देखें, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता हो
तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है या फिर कभी कभी फ्रेंच आपके ऑप्शन में लिख करके आता है, तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है। देखें, किस महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो उस विधा को कहते हैं, उस विधा को जीवनी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवसामनी नाटक का रचना वर्ष है। ध्रुवसामनी नाटक को कब लिखा गया है? 1933 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? रंगपीठ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है? तो देखिए, गिरिजा कुमार माथुर जो हैं ये एकांकीकार नहीं है, ठीक है। ये जो गिरिजा कुमार माथुर हैं इनको मुख्य रूप से कवि और निबंधकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एकांकीकार के रूप में नहीं जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जो आपके मोहन राकेश हैं, ठीक है, ये आधुनिक हिंदी नाटककार, कहानीकार और एकांकीकार थे, ठीक है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ मोहन राकेश के, ध्यान से सुन लीजिएगा। असमंजस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ठीक है। और जो आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये हिंदी के प्रतिष्ठित एकांकीकार और नाटककार थे। इनकी रचनाओं में टूटी हुई प्रतिमा, अंधेरे में तारे, ठीक है। बाकी जो आपके भुवनेश्वर हैं, तो भुवनेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कहानीकार और नाटककार भी थे, एकांकीकार भी थे। उन्होंने कई सफल एकांकी भी इन्होंने भी लिखा है, भुवनेश्वर जी ने भी, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है। देखें, विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? तो ध्रुवसामनी नाटक में प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें 23 नंबर, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले, और जो मेरी जीवन यात्रा है ये राहुल सांकृत्यायन की ये आत्मकथा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरी जीवन यात्रा किस विधा की है? आत्मकथा विधा की है, ठीक है। और जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, इसका प्रकाशन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। चले अगला क्वेश्चन आपका देखें, माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं? तो माधव और जो शेखर हैं ये भोर का तारा के एकांकी के पात्र हैं। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके प्रमुख पात्रों में कौन कौन से हैं? छाया है, शेखर है, माधव है और एक भिखमंगिन इस एकांकी के पात्र हैं, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि भोर का तारा लिखा किसने है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। भोर का तारा को किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने। और इसके प्रमुख पात्रों में माधव हैं, शेखर हैं, ठीक है, छाया है और एक भिखमंगिन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है? तो देखिए, नाटक के लिए अभिनेता, रंगमंच और पात्र ये तीनों अनिवार्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रश्न नंबर 27 देखने का प्रयास करेंगे। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रसाद जी का है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलें अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो जो मेरा परिवार है रेखाचित्र विधा की रचना है। 28 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 29 है,
ऋण जल धन जल किसकी रचना है? ऋण जल धन जल जो रचना है यह फणीश्वर नाथ रेणु की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है? क्या पूछ रहा है? निराला की साहित्य साधना भाग 1, ठीक है, ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की, नाटक विधा की, आत्मकथा विधा की या संस्मरण विधा की? निराला की साहित्य साधना जीवनी विधा की रचना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, इनमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है? तो देखें, मेरा परिवार, ठीक है, इसमें आपके पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें, सकराज किस नाटक का पात्र है? तो जो सकराज है यह ध्रुवसामनी नाटक का पात्र है। सी ऑप्शन राइट है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, क्लास में भी बताया, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, अंजो दीदी किसका नाटक है? अंजो दीदी किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है अंजो दीदी को उपेंद्र नाथ अस्क ने कब लिखा था? 1955 में लिखा था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 34 है। देखें, आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात इसमें पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अच्छा, लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है। पूछता है आवारा मसीहा का प्रकाशन कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। किसकी जीवनी पर आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर। आवारा मसीहा का प्रकाशन कब हुआ था? 1974 में। प्रश्न नंबर आपका 35 पूछा गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? तो बादल की मृत्यु, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें कुछ की पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बादल की मृत्यु एकांकी को आधुनिक ढंग से लिखा गया पहला एकांकी माना जाता है। यह एकांकी साल 1930 में लिखा गया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें, अगला प्रश्न है आपका, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह जो कथन है, यह स्टेटमेंट जारी किया गया था गोपाल राय के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। इनमें से नाटक विधा की रचना नहीं है, कौन नहीं है? तो देखें, नाटक जारी है, ये नाटक विधा की रचना नहीं है। नाटक जारी है, ये एक काव्य संग्रह है। क्या है? एक काव्य संग्रह है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नाटक जारी क्या है? एक काव्य है, काव्य का संग्रह है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो सज्जन है, अंधेर नगरी है, रक्षाबंधन है, ये सभी आपके नाटक विधाओं की रचना है। नाटक जारी है, काव्य विधा की रचना है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के, ठीक है, अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? पथ के साथी में इन्होंने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ कुछ की पॉइंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पथ का जो साथी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अच्छा, पूछता है कि पथ के साथी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाओं के मैं नाम बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, संभाषण, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, छड़दा और हिमालय, ये इनकी रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी को, ठीक है। यदि आप सुन करके जाते हैं तो भी एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? पद्म पराग है, ठीक है। कुछ बच्चे माटी की मूर्ति कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों पद्म पराग को रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है? इन सब को मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
देखिए सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है कि जो पद्म पराग है ये रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना है। ठीक, इतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब माटी की मूर्तों के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है माटी की मूर्तें। ठीक है, अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1946 है। ठीक है, माटी की मूर्तें जो लिखी गई हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। वहीं जो पद्म पराग है दोस्तों, ठीक है, पद्म पराग है, इसका जो प्रकाशन है 1929 है। ठीक है, यानी 1929 में पद्म पराग का प्रकाशन हुआ था, इसीलिए पद्म पराग को रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना माना जाता है, क्योंकि माटी की मूर्तें बाद में लिखी गई थी, 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, पूछता है पद्म पराग किसके द्वारा लिखा गया है, तो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया, प्रकाशन 1929। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन 1946। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। ध्रुवसामनी नारी प्रधान रचना है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सदाचार की ताबीज व्यंग्य रचना है, बिल्कुल है। गिल्लू महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, ये आपका गलत है, सी ऑप्शन आपका असत्य है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध आत्मकथाकार हैं, बिल्कुल ये भी राइट है आपका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार व नाटक हैं, ये आपका गलत है, ये कथन असत्य है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही सही कहा गया है। चलिए देखते हैं। निबंध की लघु विधा है, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी ये कथन गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार होने के साथ साथ कवि एवं आलोचक भी थे, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, ध्यान से देखेंगे। शरत चंद्र किस एकांकी का पात्र है, तो जो शरत चंद्र है सीमा रेखा एकांकी के पात्र हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया। 44 नंबर, मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है, तो जो मिस्टर अभिमन्यु है ये लक्ष्मी नारायण लाल की क्या है, नाटक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा जाता है कि मिस्टर अभिमन्यु को लक्ष्मी नारायण लाल ने किस सन में लिखा था, तो ध्यान रखेंगे 1971 में लिखा था। ठीक है, सन भी आप लोग साथ में याद करते चलेंगे, ये आपको 6 सेमेस्टर में सारी चीज़ें काम आएंगी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। राजन किस एकांकी का पात्र है, तो राजन मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लमही वाराणसी में हुआ था। अच्छा, सन पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 1936। ठीक है, इनका डेट जो जन्म का डेट है और जो मृत्यु का डेट है दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जन्म लमही वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा। ठीक है, देखें भोर का तारा किसका एकांकी है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया। 48 नंबर, दलित आत्मकथा नहीं है, तो देखिए अपनी खबर ये दलित आत्मकथा नहीं है, ये आत्मकथा है, केवल क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, अच्छा, अपनी खबर किसके द्वारा लिखा गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा अपनी खबर को लिखा गया है, ये उन्हीं की रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है। जिनके साथ जिया 30 बरस का साथी रचना है, ये किसकी रचना है, तो ये रामविलास शर्मा की रचना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अब आगे याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 2 साल ये लगातार पूछा और दोनों पूछा तो दोनों अलग अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है, देखें, ऋण जल धन जल में चित्रण हुआ है। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था 2022-23 वाले सत्र में, ऐसे प्रश्न को पूछा था कि ऋण जल धन जल में किस प्राकृतिक का चित्रण हुआ है, किस प्राकृतिक आपदा का चरित्र चित्रण हुआ, इस तरह से पूछा था। तो वहाँ पे इसका राइट आंसर बाढ़ और सूखा था। लेकिन यहाँ पर जब 2024 में क्वेश्चन पूछा तो प्राकृतिक आपदा वाला चित्रण जो है हटा दिया, डायरेक्ट ये पूछ लिया कि ऋण जल धन जल में चित्रण हुआ है, केवल चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब प्राकृतिक हट गया तो बाढ़ और सूखा भी हट सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो उसमें से हटाए क्यों। अगर हटाया था प्राकृतिक चित्रण तो बाढ़ और सूखा भी इसका मतलब आंसर आपका नहीं होगा। डी आपका ऑप्शन जो है, डी आंसर आपका 100% इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्राकृतिक आपदा का चरित्र चित्रण हट गया तो बाढ़ और सूखा भी हट गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से आपका 2022 और 23 ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, 2022-23 वाला क्वेश्चन पेपर है। देखिए, इतना मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है तो कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को आगे, ताकि आपके जितने भी साथी सहपाठी हैं सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है देखें। अच्छा, इसमें मैं कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, जो ऋण जल धन जल है, ठीक है, ये बिहार में साल 1966 में जो सूखा पड़ा था और 1975 में जो बाढ़ आई थी उसका चरित्र चित्रण किया गया है। और ऋण जल धन जल को फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, इसमें पहला प्रश्न है, देखें ध्यान से, भारतेंदु का नाटक नहीं है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो देखिए, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। राज्यश्री जो नाटक है किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है राज्यश्री। और पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने राज्यश्री नाटक को लिखा कब था, 1915 में। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में। उनका निधन जो हुआ था 14 जनवरी 1937 को हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनका जो जन्म हुआ था 1889 को। ठीक है, सन भी याद रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। प्रसाद युग के नाटककार देखें, मोहन राकेश में जो है प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। बाकी लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और गोविंद दास ये तीनों प्रसाद युग के नाटककार हैं, मोहन राकेश नहीं है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, देखें, हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो देखें दोस्तों, इसमें जो स्कंदगुप्त है, राज्यश्री है, राखी की लाज है, ये तीनों नाटकें आपके हिंदी की ऐतिहासिक नाटक है। लेकिन सूखी डाली क्या है, सूखी डाली दोस्तों एक एकांकी है। क्या है, एकांकी विधा की रचना है सूखी डाली। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन तो मिल गया कि सूखी डाली एकांकी विधा की रचना है सर जी। तो सूखी डाली को लिखा किसने था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ ने लिखा था। उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा था सूखी डाली को, एकांकी विधा की रचना है। पूछेगा सूखी डाली का प्रकाशन कब हुआ था, तब क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप कि 1942 में सूखी डाली का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, देखें, हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार हैं। प्रवर्तक नाटककार के बारे में पूछा है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि थे। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 1963 में, ठीक है, कब, 1963 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, 1963 में। बस इतना याद रखिए, इनको पद्म भूषण 1963 में मिला था डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, आवारा मसीहा जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा,
आवारा मसीहा को लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अब सभी लोगों को पता है आवारा मसीहा को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। लेकिन लिखा है तो आवारा मसीहा किस विधा की है, पहले आप ये जानिए। आवारा मसीहा जीवनी विधा की है, तो आवारा मसीहा को लिखा किसने है? तो लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। किसकी जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने की पॉइंट बताए हैं अच्छे से आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, पूछा जाता है कि जो आवारा मसीहा है, ठीक है, इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? आगे मैंने आपको बताया है ना ऊपर, देखिए 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है? हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने क्लासेस में आपको इसको बताया था, अच्छे से आप लोग क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। तो नहीं है, तो देखिए अपनी खबर किसकी है? मैंने ऊपर आपको बताया पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है अपनी खबर। बाकी जो नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा है। ठीक है, अच्छा, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, 1969 में इन्होंने लिखा था क्या भूलूं क्या याद करूं। बाकी जो नीड़ का निर्माण फिर है 1970 में इन्होंने लिखा था, और जो बसेरे से दूर है 1978 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और जो 10 द्वार से सोपान तक है 1985 में इसको लिखा गया था हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है आपका, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह आपका यात्रा वृतांत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडली बसय आत्मकथा है। तो यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज है धर्मवीर भारती का, रांगे राघव का, विवेक राय का या राहुल संकृत्यायन का? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। झांसी की रानी, ये इनका नाटक नहीं है। देखें, झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह लिखा गया है। झांसी की रानी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ा होगा। ठीक है, चले सी ऑप्शन क्या है, ये नाटक नहीं है झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कविता है झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 12 क्या है, ध्रुवसामनी नाटक की मूल समस्या है। ध्रुवसामनी नाटक की मूल समस्या क्या है? तो स्त्री अस्मिता की है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए पूछा गया है, ध्रुवसामनी नाटक की स्त्री पात्र हैं। ध्रुवसामनी नाटक की स्त्री पात्र मैंने शुरू में बताया क्या है, कोमा। ठीक है, देखिए ध्रुवसामिनी, मंदाकिनी और कोमा ये स्त्री पात्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ध्रुवसामनी नाटक की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ देखिए ध्रुवसामनी नाटक का पात्र नहीं है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कोमा। तो ध्यान रखेंगे जो इसमें आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आपके स्कंदगुप्त हैं, ठीक है, ये ध्रुवसामनी नाटक के पात्र नहीं है। कोमा भी आपकी पात्र हैं लेकिन स्त्री पात्र हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, ध्रुवसामनी की कथावस्तु इतिहास के किस कालखंड की है? तो गुप्त काल की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है, उपर्युक्त संवाद किस नाटक से है? तो यह ध्रुवसामनी नाटक से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, उपर्युक्त कथन है ध्रुवस्वामिनी का है। बी ऑप्शन राइट है। देखिए सिमिलर है ना, 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 2024 में जो पूछे गए हैं 2025 में भी आपके कुछ न कुछ प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए देवी जीवन विश्व की संपत्ति है,
प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, उपर्युक्त कथन है। तो ये किसने कहा था? चंद्रगुप्त ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, ध्रुवसामनी नाटक के 2 पुरुष पात्र हैं। पुरुष पात्र कौन है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त आपके पुरुष पात्र हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखें, ध्रुवसामनी नाटक का खल पात्र नहीं है। तो जो आपके चंद्रगुप्त हैं ये खल पात्र नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी है। कौन सा एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क का? लक्ष्मी का स्वागत। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का कथ्य है। क्या कथ्य है? मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन है, शक्ति के मद में मध्यांत, ठीक है, मध्यांत व्यक्ति का चित्रण है। ये भी राइट है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता महत्वाकांक्षा है, इस तथ्य का उद्घाटन है। ये भी राइट है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है, एकांकी जो कारवां एकांकी है वो किसका है? तो जो कारवां एकांकी है दोस्तों ये भुवनेश्वर कुमार का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कारवां एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर हैं। यह एकांकी संग्रह 1935 क्या 1935 में प्रकाशित हुई थी कारवां एकांकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है। मिस्टर अभिमन्यु किसका एकांकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा इसमें और याद रखिएगा, जो सिपाही की माँ है ये किसकी रचना है? तो ये सिपाही की माँ मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया था एक बार। ठीक है, मोहन राकेश की रचना है सिपाही की माँ। और जो कारवां है ये किसकी रचना है? भुवनेश्वर की रचना है, ऊपर आपने पढ़ा है। अच्छा, जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं इनके कुछ एकांकी के नाम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अंधा कुआं, सूखा सरोवर, कर्फ्यू, यक्ष प्रश्न, ये 4 जो हैं आपके लक्ष्मी नारायण के प्रसिद्ध एकांकी हैं। उनमें से मिस्टर अभिमन्यु सबसे प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सही सुमेल है, इनमें से कौन सा सही से सुमेलित किया गया है? तो देखें, औरंगजेब की आखिरी रात क्या जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भोर का तारा भी गलत है, लक्ष्मी का स्वागत भी, क्योंकि आपने सभी को पढ़ा है। सिपाही की माँ मोहन राकेश, ये आपका सही सुमेल है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 है, देखें, सीमा रेखा एकांकी का पात्र नहीं है। कौन नहीं है? तो जो आपके राजेश हैं ये आपके सीमा रेखा एकांकी के पात्र नहीं हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, लक्ष्मी चंद्र, शरत चंद्र, सुभाष चंद्र और विजय, ये 4 आपके सीमा रेखा एकांकी के पात्र हैं। ठीक है, लक्ष्मी चंद्र एक व्यापारी थे, शरत चंद्र एक मंत्री थे और सुभाष चंद्र एक आदर्शवादी थे और विजय एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखें, सुमेलित है, इनमें से चारों में से कौन सा सुमेलित है? तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, कलम का सिपाही के लेखक हैं, इसके लेखक हैं अमृत राय, आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, 1963 में इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा परिवार का गिल्लू है, यानी मेरा परिवार। ठीक है, तो मेरा परिवार में इसमें एक गिल्लू है, तो गिल्लू कौन है? तो गिल्लू एक गिलहरी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, अच्छे से इसे देख लेंगे। ठीक है, देखिए, ऋण जल धन जल, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ऊपर हम लोग लिखते चलेंगे। चौथा आपका इसमें हो गया, देखिए, सदाचार का ताबीज, तो जो सदाचार का ताबीज है ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भैया, ये तीसरा हो गया आपका। ठीक है, चले, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चले, अब एक बचा कारवां, ये भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया, अभी इसको आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और किसी में है क्या? नहीं। ठीक है, चले, ये ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया, सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया, मेरा परिवार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, कारवां भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा का शब्द है। देखिए 2023-2024 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ फ्रेंच आपका दिया हुआ है और वहाँ पर आपका फ्रांसीसी भाषा लिखा था, ठीक है, वहाँ आपके फ्रांसीसी भाषा लिखा था 2024 वाले पेपर में, यहाँ फ्रेंच लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं कौन है भैया, घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य कौन है, तो आपके जो राहुल सांकृत्यायन हैं इनको घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं कमलेश्वर हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, मेरी असफलताएं आत्मकथा लेखक का नाम है, तो किस लेखक का नाम है, बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं, ठीक है, ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी असफलताएं लिखा किसने है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे 9th में, 10th में, 11th, 12th, अब आप इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, देखें भोर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है, तो देखें इसमें जो आपके रजनी है ये भोर के तारा एकांकी के पात्र नहीं है, बाकी माधव, शेखर और छाया हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 का आपका पूछा गया है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है, तो इसमें जो रोशन है, अरुण है और जो भासी है, ये तीनों आपके लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के पात्र हैं। शारदा लक्ष्मी के जो स्वागत है इसके एकांकी के पात्र नहीं है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को लेकर के मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, बाकी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है, कौन नहीं है, तो जो सुनीता है ये मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। राजन है, केजरीवाल है और गया दत्त हैं। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, जिनके साथ जिया 30 बरस का साथी संस्मरण हिंदी के किस आलोचक के बारे में कहा गया है, ठीक है, आगे यहाँ पर प्रश्न दिया नहीं है। रामविलास शर्मा के बारे में कहा गया है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ये प्रश्न भी आप लोगों ने देखा होगा 2023 और 2024 में 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है ऋण जल धन जल रिपोर्टाज किस प्राकृतिक आपदा के बारे में, देखें यहाँ पर पूछा है ना, यही क्वेश्चन 2024 में पूछा था, तो यहाँ से आपको प्राकृतिक हटा दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बाढ़ और सूखा यहाँ पर राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं 4th सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ही मेहनत करूँगा, ठीक है। चलें, सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित करती है, तो यह भ्रष्टाचार को संबोधित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।